नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात किया है गिफ्ट के बारे में। उस अपनी गिफ्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट कैसे होता है या अपने गिफ्ट को आप वापस कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गिफ्ट किया है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करने के बाद आप अपने गिफ्ट को वापस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं। जी हाँ, धारा 126 संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताया गया है कि हम अपने गिफ्ट को वापस किस तरह से ले सकते हैं। दो तीन कंडीशंस बताई हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से। म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर आपने किया है किसी गिफ्ट की रिवोकेशन के लिए तो आप उसके माध्यम से अपने गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं। बट ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है इसमें एक ऐसी कंडीशन होना चाहिए जो किसी की विल पर डिपेंड ना करती हो, किसी की इच्छा पर डिपेंड ना करती हो। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि एक गिफ्ट किया गया है कि जब आपके घर में लड़का होगा तो ये गिफ्ट आपके फेवर में होगा, अगर लड़की होगी तो ये गिफ्ट आपके फेवर में नहीं होगा। तो दोस्तों, उस व्यक्ति के घर में लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, ये कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं मालूम होता है, इसलिए इस गिफ्ट को माना जाएगा कि ये एक वैलिड गिफ्ट है। और अगर लड़का होता है तो वो आपके फेवर में गिफ्ट होगा, और अगर लड़की हुई है तो वो आपके फेवर से उस गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है आपको कैसे करना होगी, कैसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट में इस कंडीशन को डालेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको एक्सप्रेसली लिखना होगा, क्लियरली मेंशन करना होगा अपनी गिफ्ट डीड में कि ये पर्टिकुलर कंडीशन है। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो इस गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। एक्सप्रेसली आपको वहां पर लिखना होगा। दूसरी बात दोस्तों कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि जो गिफ्ट डीड बनाई गई है उसके डिफरेंट आप एक डीड बनाते हैं और उसमें रिवोकेशन का क्लॉज डालते हैं या उसमें रिवोकेशन के बारे में लिखते हैं। जी नहीं दोस्तों, आपको लिखना होगा उसी गिफ्ट डीड में और उसी ट्रांजैक्शन में कंप्लीटली आपको ये मेंशन करना होगा कि आप किस तरह का गिफ्ट दे रहे हैं और उसको रिवोक करने की क्या कंडीशन है दोस्तों। तीसरी कंडीशन है दोस्तों कि अगर तीसरी कंडीशन में यह बताया गया है कि रिवोकेशन जो गिफ्ट होता है वो डोनर की विल पे कभी भी डिपेंड नहीं कर सकता है। डोनर मतलब दान करने वाले की अगर इच्छा पर वो गिफ्ट रिवोकेशन डिपेंड करता है तो उसको दान नहीं माना जाएगा या उस कंडीशन को वहां से हटाना होगा दोस्तों। चौथी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि वो वैलिड होना चाहिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जी हाँ दोस्तों, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में लॉ परमिट करता है। अगर कोई इलीगल कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में डाल के और आपके गिफ्ट को रिवोक करने की बात करता है तो वो कंडीशन को शून्य माना जाएगा दोस्तों। चौथी चीज है उस पर आपको म्यूचुअली एग्री होना होगा। जी हाँ, डोनर और डोनी, दान करने वाला और दान ग्रहण करने वाला, दोनों व्यक्तियों को इस कंडीशन में परफेक्टली बताना होगा कि दोनों म्यूचुअली एग्रीड हैं उस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा मोड होता है जिसके द्वारा आप अपने गिफ्ट को खंडित कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट एक नॉर्मली कंडीशन होती है कि जो गिफ्ट किया जाता है उसके पहले एक डीड बनाई जाती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको कंप्लीटली रजिस्टर्ड किया जाता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो गिफ्ट डीड में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो आपने गिफ्ट के पहले किया हुआ है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसको चैलेंज करके और उसको नल एंड वॉइड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो आपका आगे का होने वाला जितना भी गिफ्ट है वो भी नल एंड वॉइड। दोस्तों, सेक्शन 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड है या फोर्स है तो इसको एक नॉर्मल नहीं माना जाएगा और इसको वॉइड या शून्य कराया जा सकता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उन्होंने एक संपत्ति को दान करने की संविदा कर रखी है और उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर्सन के पास चला जाएगा। बट एज अ लीगल हेयर आप उस गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं। बट आपको ये प्रूफ करना होगा कि उनमें से कोई एक एलिमेंट वहां पर है जो कि मैंने आपको बताया, फ्रॉड हो सकता है, गलती से धोखे से कराया गया है, दूसरा फोर्सफुल तरीके से कराया गया है, जबरदस्ती कराया गया है, तीसरा कोर्सन के बारे में बात कराया गया है कि उनको किसी तरह की धमकी दी गई है, धमकाकर उनसे ये काम कराया गया है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि उनकी विल को या सहमति को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कराया गया है किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के द्वारा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि डेथ के बाद क्या केस होगा। अगर डेथ के बाद लीगल हेयर्स चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज 3 साल के भीतर नहीं हुई तो आपकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, जब ये फ्रॉड या कोर्सन या अंडू इन्फ्लुएंस आपके नॉलेज में आता है तो विद इन 3 इयर्स आपको एक केस फाइल करना होगा ताकि आपका गिफ्ट जो आपके पिताजी ने या आपके किसी भी रिलेटिव ने दिया हुआ है उसको आप
शून्य करा सके। दोस्तों अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेक्शन 126 में एक बात और ये बताई गई है कि अगर कोई बोनाफाइड परचेजर है, जी हाँ, आपने एक व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट कर दी, उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को एक तीसरे पर्सन को बेच दिया, वो एक बोनाफाइड परचेजर है, वो इस गिफ्ट में हुए किसी भी फ्रॉड के बारे में, फोर्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में नहीं जानता है और उसने वो संपत्ति खरीद ली है दोस्तों, उसने पैसा भी पे कर दिया है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप उससे उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बोनाफाइड परचेजर है और इसके साथ साथ उसको कोई भी नॉलेज नहीं था कि ये किसी के फोर्स के कारण या अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण ये खरीदा हुआ है, ये इसकी सेविंग्स है और इसमें ये प्रोविजन जो है गिफ्ट के रिवोकेशन के, वो बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं हीबा के बारे में, मुस्लिम लॉ के बारे में भी बात कर ली जाए दोस्तों, कि जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गिफ्ट होता है उसको हीबा कहा जाता है। हीबा में आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रजिस्ट्रेशन कराने की। नॉर्मली आप मुस्लिम लॉ के प्रोविजंस को देखें तो वहां पर गिफ्ट को केवल पोजेशन देने से हो जाता है, या फिर आपको राइटिंग में भी नहीं दिया है, केवल बोल के दे दिया है, तो ऐसा भी गिफ्ट आपके फेवर में माना जाएगा। बट अगर इंडियन स्टैम्प एक्ट या इंडियन रजिस्ट्रेशन है कि अगर 100 रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और आपकी संपत्ति जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन जरूर या कंपल्सरीली कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजन है वो मुस्लिम लॉ पे भी अप्लाई होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 100 रुपए से कम की संपत्ति आपको दान में मिल रही है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, तो आपको संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। बट अगर आपकी ये संपत्ति दोस्तों क्रॉस कर रही है 100 रुपीज की लिमिट्स को, तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके साथ साथ हीबा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि जो डोनर है या जो दानदाता है उसका मुस्लिम होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो डोनर मुस्लिम नहीं है तो फिर ये दान मुस्लिम लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा, ये अदर लॉस के अंतर्गत जाएगा। बट यहां पर डोनी या फिर जो दान ग्रहीता है उसका भी किसी भी तरह से मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी गिफ्ट के बारे में। हमने पूरे वीडियो की सीरीज है जिसमें हमने बात की है कि गिफ्ट क्या होता है, शुरुआत से गिफ्ट के बारे में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप किसी तरह से हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं या किसी बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से हमें बात कीजिए और हमें कनेक्ट कीजिए।